भारतीय राजनीति में वोट बैंक की राजनीति ने राजनीतिक दलों को एक ऐसे मुकाम पर ला खड़ा किया है जहां वे धर्म की राजनीति से भी चूक नहीं रहे हैं। ताजा मामला झारखंड विधानसभा से जुड़ा है, जहां हेमंत सोरेन की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति पर उतारू है। हिंदुओं के पर्व त्योहार पर सख्तियां लगाई जा रही है, तो दूसरी ओर मुस्लिम धर्म को खुश करने में पूरी की पूरी सरकार नतमस्तक हो चुकी है। हेमंत सरकार ने कैसे वोट बैंक की राजनीति में तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया है। एक तरफ कांग्रेस के विधायक खुलेआम तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विधानसभा में नमाज की कच्छ खोली जा रही है। नियोजन नीति में हिंदी और संस्कृत भाषा को हटाकर उर्दू को प्राथमिकता दिया जा रहा है। आखिर किस ओर जा रहा है हमारा झारखंड? लॉकडाउन की अवधि में भी लोगों की सुरक्षा के बजाय वोट बैंक की राजनीति के तहत ईद के दौरान 3 दिनों की विशेष छूट दी गई। वोट बैंक की राजनीति में हेमंत सोरेन ने आदिवासियों को हिंदू धर्म से इतर बताया। भारत के संविधान में सभी धर्मों को समान अधिकार दिया गया है, लेकिन झारखंड की हेमंत सरकार तुष्टीकरण की नीति पर चलते हुए बहुसंख्यक हिंदू आबादी के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। हाल ही में एक फल वाले दुकानदार द्वारा बैनर पर हिंदू लिखने पर हेमंत सरकार उसके पीछे पड़ गई और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। झारखंड सरकार की मेधा डेयरी में रमजान मुबारक की विज्ञापन, तो दूसरी ओर राम मंदिर भूमि पूजन के दौरान मेधा कार्यालय के ही कर्मचारी द्वारा मिठाई बांटने पर चेतावनी भरा पत्र। आखिर झारखंड सरकार किस ओर जा रही है? क्या तुष्टीकरण की राजनीति ने इतना गिरा दिया है कि वे अति से अति करने पर उतारू हैं? अब सवाल उठता है कि इस तुष्टीकरण की राजनीति में सर्वाधिक नुकसान किसका होने वाला है? जवाब स्पष्ट है, सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को होने जा रहा है। इसे कांग्रेस का वोट बैंक जेएमएम में शिफ्ट करने का प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। झारखंड की हेमंत सरकार कैसे हिंदू विरोधी होते चली गई, आइए एक नजर में और देखते हैं। कोरोना फैलाने वाले जमात के लोगों को सरकार ने जिम्मेवार नहीं माना। हेमंत सरकार का अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का एक और चेहरा तब सामने आया जब उन्होंने सत्ता संभालते ही नागरिकता संशोधन कानून के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज राजद्रोह का मामला खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तुष्टीकरण की मंशा जाहिर करते हुए झारखंड में एनआरसी लागू नहीं होने की बात पहले ही कह चुके हैं। ईसाई मिशनरियों के समर्थक स्टेन स्वामी के पक्ष में सरकार ने खूब हल्ला बोल किया। स्टेन स्वामी की मौत के बाद स्टेन स्वामी की तुलना बिरसा मुंडा से किया। भगवान बिरसा मुंडा, आप समझ सकते हैं कि झारखंड के लिए उनकी क्या भूमिका रही है। क्या एक स्टेन स्वामी जैसे आतंकवाद का आरोप झेल रहे व्यक्ति से तुलना किया जा सकता है? ऐसे ही पत्थरगढ़ियों पर से भी राज्यद्रोह का मामला झारखंड की हेमंत सरकार ने उठा लिया, सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के तहत। छठ व्रतियों को नदी तालाब में छठ पूजा करने पर रोक लगा दिया गया। दुर्गा पूजा के दौरान भी हेमंत सोरेन ने तुष्टीकरण के तहत कई ऐसे आदेश दिए जो बहुसंख्यक समाज को नागवार गुजरा। शायद अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए हेमंत सरकार लगातार तुष्टीकरण भरे निर्णय ले रही है और एक खास समुदाय का वोट लेने के लिए अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। अब सवाल उठता है कि क्या तुष्टीकरण की राजनीति झारखंड को कभी आगे ले जा सकता है? ऐसे ही कोरोना काल में झारखंड की हेमंत सरकार ने डॉक्टर्स को वेतन नहीं दिया, किंतु उर्दू के शिक्षकों का वेतन बदस्तूर जारी रखा। कोविड फेज 1 में राज्य सरकार के द्वारा कोविड प्रतिबंधों का घोर उल्लंघन करते हुए बसों में बैठाकर एक विशेष समुदाय के लोगों को रांची से बाहर भेजा गया और माना जाता है कि इस रांची से बाहर भेजे गए लोग बांग्लादेशी थे। राजधानी के मोहल्ला विशेष में कोरोना वॉलंटियर्स पर हमला करने वाले पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि
आम और लोगों की आवाज बनने वाले कई ऐसे लोगों पर लगातार एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं जो हेमंत सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। धरना प्रदर्शन करने पर एफआईआर व हजारों की संख्या में राज्य के एक दिवंगत मंत्री के जनाजे में शामिल लोगों पर कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन की कोई कार्रवाई नहीं हुई। देश में सर्वाधिक धर्मांतरण का मामला झारखंड से है, किंतु यह सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सच तो यह है कि तुष्टीकरण की राजनीति कर मुद्दा से भटकाने में हेमंत सरकार दिन रात लगी है। विधानसभा जनता के मुद्दे पर क्रियान्वित करने का वह स्थान है, न कि इबादत करने का स्थान। ऐसे में इस तरह से नमाज के लिए कक्ष अदा करना यह सीधे तुष्टीकरण की राजनीति को इंगित करता है। बड़ा सवाल तो यह है कि तुष्टीकरण की राजनीति क्या पहली बार हो रही है? शायद इसका जवाब अगर ढूंढेंगे तो आप पाएंगे कि तुष्टीकरण की राजनीति का इतिहास बहुत पुराना रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति 1947 में भारत के बंटवारे व पाकिस्तान के निर्माण के साथ ही शुरू हो गई थी। इसके बाद नेहरू के सेक्युलर छूट, जिसमें जम्मू कश्मीर को धारा 370, आर्टिकल 30, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान, गौ हत्या प्रतिबंध का माहौल उड़ाना, हज के लिए सब्सिडी देना, अलग अलग धर्म समुदाय के लिए अलग अलग कानून बनाना, ये सीधे सीधे तुष्टीकरण को इंगित करता है। आजादी के बाद से ही धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुसलमानों का तुष्टीकरण होता रहा। आजादी के बाद से ही आतंकवाद के प्रति भारत की सरकार ने ढुलमुल नीति अपनाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि मुसलमानों को ना तो पुरस्कृत करो और ना ही तिरस्कृत करो, बल्कि उन्हें परिष्कृत करो, यानी उन्हें ना तो वोट की मंडी का माल बनाओ, ना घृणा की वस्तु बनाओ, उन्हें अपना समझो। भारतवर्ष के दलितों पिछड़ों के उद्धारक अंबेडकर साहब ने तुष्टीकरण को हमेशा राष्ट्र विरोधी बताया, लेकिन आज पूरे भारत में एक खास पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति को लगातार बढ़ावा दे रही है। आखिर यह देश को किस ओर ले जाएगा, यह भी समझने की आवश्यकता है। किंतु दुख तो यह है कि कांग्रेसियों के नक्शे कदम पर ही अन्य दल भी चल पड़े हैं। एक बड़ा तबका मीडिया हाउस का है जो तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने में लगा है। मुस्लिम सहयोग पाने के लिए जरूरत से ज्यादा झुक जाने की परंपरा गांधीवादी कांग्रेस की विशेषता बन गई। गांधी जी ने मुस्लिम प्रश्न पर सबसे बड़ा नुकसान किया जब उन्होंने यह कहकर इतिहास को झुठला दिया कि ब्रिटिश शासन से पहले हिंदू मुस्लिम में वैर भाव नहीं था और अंग्रेजों ने इसकी शुरुआत की। गांधी जी के हिंदू मुस्लिम एकता के सिद्धांत ने हिंदुओं के साथ धोखा किया, क्योंकि उनके शांतिवाद ने हिंदुओं को शायद कमजोर बना दिया। नेहरू हिंदू धर्म को अवमानना की दृष्टि से देखते थे और मानते थे कि वे संयोग से हिंदू हैं। यह शब्द शायद सबसे ज्यादा और शायद सबसे पहले तुष्टीकरण की राजनीति को पहली बार बढ़ावा दिया था। नेहरू की मृत्यु पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि नेहरू जन्म से ब्राह्मण, शिक्षा में यूरोपीय और आस्था में मुसलमान थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी नेहरू को भारत का राष्ट्रवादी मुस्लिम बताया था। कांग्रेस पार्टी पर तो आजादी से पहले और आजादी के बाद मुस्लिम तुष्टीकरण के कई आरोप लगते रहे हैं। आज भारत में स्वतंत्रता के बाद लाखों लाख मदरसे खड़े हो गए। आखिर यह तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है तो और क्या। कांग्रेस सरकार ने 1959 में मुस्लिमों को हज सब्सिडी देने की शुरुआत की। 57 मुस्लिम देश हैं, ऐसी कोई भी सब्सिडी अन्य देश नहीं देता। फिर सवाल उठता है, यह भारत में जिस प्रकार से सब्सिडी दी जा रही है, क्या यह तुष्टीकरण की राजनीति है या नहीं। यूपीए सरकार ने 1995 में बने टाटा की तरह पोटा को भी निरस्त कर दिया। आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने घोषणा की कि भारत के संसाधनों पर पहला हक
मुसलमानों का है। यह तुष्टीकरण की राजनीति को सीधे सीधे इंगित करती है। मुस्लिमों को 5% आरक्षण देने की वकालत कांग्रेस ने ही की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा, IMDT एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटने की कोशिश, अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग मंत्रालय का गठन, हज सब्सिडी में बढ़ोतरी, मदरसों को यूनिवर्सिटी से संबद्ध करने की इरादे की घोषणा, ऐसे कई घोषणाएं कांग्रेस काल में हुई जो सीधे सीधे तुष्टीकरण की राजनीति को इंगित करता है। मैं यह कहूं तो यह कह सकता हूं कि तुष्टीकरण की राजनीति को कांग्रेस ने जन्म दिया है और वे लगातार इसको पाल रही है। धर्मनिरपेक्ष की यह झंडा बरदार सांप्रदायिकता के सबसे बड़े विभत्स रूप को पोषित कर रहे हैं। हम नैतिक रूप से सही हैं या गलत, यह बहस अब काफी पीछे छूट चुका है। अब हम एक ऐसे समय में हैं जब इसके द्वारा किए गए भयानक कृत्यों का उधार चुकाना है। गांधी युग में हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर धर्मनिरपेक्षता की मीठी मीठी बातें बहुत हुई, लेकिन अनैतिक बंटवारे के बाद भी कुछ भी बेहतर हाथ नहीं लगा। ऐसे ही कोई और किस्सा देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें व फॉलो करें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। बहुत धन्यवाद। मैं हूं रंजीत चंद्रवंशी। जय हिंद, जय भारत।